हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CUET सफ़र BHU। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि NTA ने टाइम से BHU B.Ed, DU B.Ed और इनफैक्ट CUET PG का जो फॉर्म है वो निकाल दिया है। कृपा करके आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के, थोड़ा सा समझ करके ज़रूर भरें। ट्राई करें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन लिंक तो आता है, लेकिन यू नेवर नो कि करेक्शन लिंक में आपको कौन सा डिटेल वो सही करने दें, कौन सा डिटेल वो सही ना करने दें। तो ट्राई करें कि उस चीज़ की ज़रूरत आपको ना पड़े। जितने भी कोर्सेज आपको ऐड करने हैं वो एक ही बार में एक दिन रुक जाएं आराम से और एनालाइज कर लें कि आपको कौन कौन से कोर्सेज भरने हैं CUET PG में, उसके कोड सही से देख लें और फिर एप्लीकेशन आराम से भरें। एक दो दिन ले करके भरिए, ठीक है। और क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, आपको अपनी तैयारी अब फुल फ्लेज्ड कर देनी है। उसी के उपलक्ष्य में फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रखे हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी ला रखे हैं, जो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ हर B.Ed एग्जामिनेशन में ऑल अक्रॉस द कंट्री आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे लिख रखे हैं वैसे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो नई अपडेट्स के लिए, नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो वेरियस एग्जामिनेशन खासकर CUET PG से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ एक नए एनर्जी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपको किस चीज़ से आ गया? पहला क्वेश्चन ही आपका आ गया करंट अफेयर से। देखिए G20 समिट हमें पता है कि इस बार इंडिया में हो रहा है। G20 समिट हम सबको पता है इस बार कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि G20 समिट में जो फॉरेन मिनिस्टर्स, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स वो हुई है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई है, या आप कह सकते हैं मीट हुई है। और कह सकता है कि जो साइंस वर्किंग ग्रुप है, जो साइंटिफिक चीज़ों को देख रहा है, उसकी मीटिंग कहाँ हुई है, या उसका कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको हेड बनाया गया है, तो वो है IISc बैंगलोर। ये दो डिटेल आप एक्स्ट्रा याद रखे रहें, ठीक है। हाँ देखिए, इस बार जो G20 हो रहा है इंडिया में, उसका जो एक सिंबल दिया गया है वो क्या है? क्या वो लोटस है, क्या वो रोज़ है, क्या वो सनफ्लावर है, या वो डहलिया है? तो आपको पता होगा और होना भी चाहिए कि इसका सही आंसर होगा लोटस। फ्रेंड्स देखिए, ये करंट अफेयर्स में आने का G20 का बहुत चांसेस है, इसलिए क्योंकि G20 समिट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप देख सकते हैं कि रशिया एकदम अलग हो चुका है, हर संस्थान से उसको निकाला जा चुका है, पर रशिया और यूरोप और जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो UN में नहीं मिले, वो कहाँ मिले? वो मिले G20 के समिट में। जो फॉरेन मिनिस्टर्स समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये फॉरेन मिनिस्टर्स वाला इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे कौन कौन मिला? US के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स पहली बार मिले एक इनफॉर्मल तरीके से। इसलिए क्वेश्चन पूछा सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स कि G20 फॉरेन मिनिस्टर की समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। साइंटिफिक जो वर्किंग ग्रुप है उसका हेड किसे बनाया गया है? IC बैंगलोर को बनाया गया है। सिंबल क्या है? लोटस है। और इसका जो थीम है वो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। रिपीट विद मी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये सब चीज़ आप G20 के लिए याद रखेंगे। हाँ ये देखिए, इसको करिए तो जाने, करो तो जाने। नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन G20 बताओ भाई कितना होता है? बताओ। आप लोग में से 99% का आंसर 20 होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। बताइए आप लोग कितना होना चाहिए? थोड़ा एक बार सोचिए। 18, 19, 20, 21। तो कहेंगे यार ये क्या क्वेश्चन लाया है बंदा, ये मतलब फेक है क्या? कैसे क्वेश्चन लाया? G20 मतलब 20 देश होने चाहिए, सिंपल सी बात है। पर ये सिंपल सी बात नहीं है, ट्विस्ट यहीं पर है। G20 में नंबर ऑफ कंट्रीज़ 19 हैं और इसके साथ यूरोपियन यूनियन एज एन एसोसिएशन जुड़ा है। तो 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन का ये एक समूह है, तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ इसमें 19 होंगे। इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, क्योंकि यही छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी, आपको और ऊपर ले जाएंगी। देखिए एक मैथ्स का क्वेश्चन भी है, x इफ़ x -1 देखिए ये मैथ्स वालों के लिए तो कुछ नहीं है,
लेकिन हमारे जैसे बेचारे जैसे बायो वाले थे, इनके लिए तो ये बहुत लगेगा कि क्या है यार, ये क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका। देखिए ये माइनस है, माइनस से आपको किस में जाना है, प्लस में। तो इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2, तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर है और प्लस दिया हुआ है, माइनस से प्लस में जाना है, तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस ये जो है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेरा फेरी लग रही है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। कुछ इस ऑप्शंस में कुछ गलती है, इसलिए मैं आपको ये बाद में बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बायोलॉजी के लिए। लंग्स इज इनक्लोज्ड इन, जो लंग्स है उसको इनक्लोज करती हुई, उसको प्रोटेक्ट करती हुई एक पतली सी परत होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ज़रूर जानिएगा, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये लंग्स को इनक्लोज करके रखी रहती है, ये लंग्स को मैकेनिकल शॉक से बचाती है, ये लंग्स को जो एक्सेसिव बाहर का प्रेशर आता है या फिर कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल शॉक्स आ सकते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है वो उन्हें ये एब्जॉर्ब करके रखी रहती है। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। पूछ सकता है कि आपको कि हार्ट कौन से चेंबर में इनक्लोज होता है, तो उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या करेंगे? रिपीट विद मी, दैट इज पेरिकार्डियम। हार्ट में हार्ट को कौन सी मेम्ब्रेन या फिर कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेल्स विच सेक्रीट HCl, HCl इन स्टोमक, सेल्स विच सेक्रीट HCl इन स्टोमक। सबसे पहली बात ये HCl सेक्रीट क्यों होता है स्टोमक में? फ्रेंड्स सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, स्टोमक में HCl इसलिए सेक्रीट होता है क्योंकि बाहर जितने भी हम लोग तो खाना खा लिए, अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पैथोजेंस भी हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कई अलग अलग प्रकार की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे इस एसिडिक पीएच से न्यूट्रलाइज कर देने के लिए हमारे स्टोमक में HCl होता है। ठीक है। अब बात आता है कि ये सेक्रीट कौन करता है, कौन सी सेल? तो इसका नाम है ऑक्सिनेटिक सेल। ऑक्सिनेटिक सेल, और इसे ही कहते हैं पैराइटल सेल। देखिए एक चीज याद रखिएगा, पैराइटल सेल और पेप्टिक सेल अलग है। पेप्टिक सेल है वो पेप्सिनोजन सेक्रीट करती है। क्या सेक्रीट करती है? पेप्सिनोजन, वो पेप्टिक सेल है। ये पैराइटल सेल है। तो HCl कौन सेक्रीट करता है? ऑक्सिनेटिक सेल या पैराइटल सेल। यही HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में बदलता है। कौन? यही HCl। तो वो जो है वो पेप्टिक सेल है। पेप्टिक सेल क्या सेक्रीट करती है? रिपीट विद मी, पेप्सिनोजन। और उसको एक्टिवेट कौन करता है पेप्सिन में? तो ये HCl HCl एक्टिव करता है। और HCl को सेक्रीट कौन करता है? ऑक्सिनेटिक सेल या पैराइटल सेल। ठीक है, क्लियर, गुड। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, बेसिक मैथ्स तो आपको जानना पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप दिस रूट। ठीक है। स्क्वायर ऑफ, देखिए ये मैंने आपको इतनी चीज़ बताई ना, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, अगर आप ध्यान दें। इसमें आपको मैंने असर्शन रीज़न भी समझाया। देखिए असर्शन रीज़न का ना, आप ये सोचेंगे कि मैं इसको पढ़ करके 10 असर्शन रीज़न करके मैं 11वां करूँगा तो मेरा सही होगा। दैट इज़ नॉट द वे। The way to approach assertion reason is to have a crystal clear concept of anything. ठीक है। ऐसे इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज़ में मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि HCl कौन सी सेल सेक्रीट करती है, बट मैंने आपको ये भी बताया कि पेप्टिक सेल्स हैं वो क्या सेक्रीट करती हैं। ठीक है। और कौन उनको एक्टिव करता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये पूछ सकता है कि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलता है, या फिर कोई भी एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलती है, HCl को उसको एक्टिव क्यों करना पड़ता है, एक्टिव फॉर्म में निकल जाए। तो देखिए सेल कोई भी एंजाइम सेक्रीट करती है, समझ लीजिए कि सब इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, इसलिए क्योंकि एंजाइम्स बेसिकली जो हैं वो प्रोटीनेशियस होती हैं, और अगर वो प्रोटीनेशियस हैं और चीज़ों को डिसॉल्व करने लगें तो वो अपने ही बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अपने सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए जो सेक्रीट होती हैं, तो जो सेक्रेशन जो उनका होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपने इनेट सेल, जो इंटरनल सेल्स हैं, वो उनको डैमेज ना पहुंचे। ठीक है। तो ये उसका कंसेप्ट है। एक असर्शन रीजन ये भी हो गया। तो आप इसको असर्शन रीजन की तरह लीजिए या फिर इसको
क्लियरिंग योर कंसेप्ट की तरह लीजिए, लेकिन ये है, आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगले चलते हैं। 0.01 इंटू 0.01, इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें बस आप ये देखिए कि देखिए 1 और 1, आंसर तो 1 ही आना है। अभी देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पॉइंट लिखिए, 1 2 3 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट मल्टीप्लाई करना है तो 1 और 1, 0 और 0 इन सब का कोई रिलेवेंस नहीं है, 1 और 1 आएगा तो आंसर 1 ही होगा। अब पॉइंट के बाद कितना है, कितना डिजिट है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट है। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए। चौथे नंबर पे क्या होगा, आपका 1 होगा, उसके पहले 3 0 आप लिख देंगे, ये भी 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, इस बार ज़रूर आएंगे, आई कैन गारंटी इस बार आएंगे ज़रूर। ये वाले जो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन है वो ज़रूर आएंगे। इसको आप लोग देखिए करते रहिए, हल्का हल्का इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग भी कराते रहेंगे आपको, ठीक। 30 100 180 270, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, +70 +80 +90, बस इसके बाद +100 हो जाएगा। देखिए 30 से 70, 30 से 100 70, 70 से 180 80, 180 270 90। इसका मतलब इसके बाद जो ऐड होगा, इसके बीच में डिफरेंस है कितने का है, रेगुलरली वो इंक्रीजिंग 10 से बढ़ता जा रहा है। तो 90 के बाद 100, 270 के बाद कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 25 49, यहाँ पे क्या आएगा, फिर 121, 9 25 49 डैश 121, सॉरी। अब आप देखिए, बस आप शांति से इसको 1 मिनट सीरीज को देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। देखिए 3 5 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 81, आंसर आपका हो जाएगा 81, ठीक। केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, जो आपको मैं ये क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ बीएड में काम नहीं आएगा, या फिर सिर्फ जनरल लाइफ में नहीं, ये आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो ना, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है। ये सीयूईटी से लेकर के आईएएस तक पूछा जाने वाला सवाल है। और एक जो 4 नंबर का सवाल है, अलग अलग जगहों पे कहीं 4 नंबर का है, कहीं 3 नंबर का है, लोग ये नहीं बता पाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, सबसे पहले ये जानिए आप। तो जो 18th ग्रुप होता है, या फिर इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तो बेसिकली सारे गैसेस होती हैं, और गैसेस ऐसी होती हैं जिनका ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसलिए दे हैव नो एफिनिटी टुवर्ड्स बाइंडिंग विद अनदर, हेंस दे हैव जीरो एफिनिटी, इसीलिए इसका नाम जीरो ग्रुप भी रखा गया है। इसमें जो गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियन, ये सब जो सारी गैसेस हैं इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस, ठीक। रेयर गैसेस भी इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ ये भी पूछ सकता है मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस, तो ये रेयर गैस क्या होता है, नहीं, आपको याद रखना है इनर्ट गैस और रेयर गैस दे आर द सेम थिंग, यू कैन से दे आर द सिनोनिम्स, ठीक। तो इसका सही आंसर जो है ये आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो आर्गन हो जाएगा। एक चीज़ और होता है, एक क्वेश्चन बहुत और रेलिवेंट आता है, ये आता है कि सबसे रिएक्टिव इनर्ट गैस कौन सी होती है। गैस इनर्ट गैसेस तो इनर्ट होती ही हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस में तो ऐसा होगा ना कि एक उसमें से कोई होगा जो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कौन सा है बताइए, वो पता है कौन सा है, वो है आपका जेनॉन, XE, जेनॉन।
ज़ेनॉन के बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स पाए गए हैं। कौन से एलिमेंट के साथ बताइए? ऑक्सीजन के साथ। XeO4, XeOF4 ऐसे करके बहुत ढेर सारे कंपाउंड से बना लेता है, जिसकी बहुत ढेर सारी नई नई ज्योमेट्रीज में भी ये बनाता है। जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो भी बनाता है, और जो इरेगुलर ज्योमेट्री है ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ वैसे भी कंपाउंड्स बनाता है। तो याद रखिएगा सबसे रिएक्टिव इनर्ट गैस कौन सी है, तो वो ज़ेनॉन हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का एक प्रथा था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक पॉलिसी लाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो इसको कौन लाया था? कौन सा ऐसा बंदा था, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था उस टाइम का, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी ले आई थी? और एक चीज़ और, जब इन सब के बारे में आप बोलिए तो लॉर्ड मत बोला करिए इन सबको। दे वर नॉट लॉर्ड, दे वर ट्रेटर्स, दे वर लीचेस who sucked India, drained India, and they put up all the wealth in the World Bank and the IMF, ठीक है। So they were not lords, don't say them lord, ठीक है। So it was doctrine of lapse was introduced by Dalhousie, okay। इसको Dalhousie लाया था। Dalhousie कौन लाया था इसे? इसको Dalhousie ने इंट्रोड्यूस किया था, और सबसे पहले इसको इस पॉलिसी के तहत एनेक्स करने वाला स्टेट कौन सा था, जिसको एनेक्स वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत, वो सतारा था। क्या था? सतारा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अवध को कौन से क्या बोल करके, कौन सा रीज़न दे करके उसे एनेक्स करा गया था? तो अवध को जो है मिस गवर्नेंस के जो टर्म था कि आप सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ वाइड स्प्रेड मिसमैनेजमेंट, वो कह करके अवध को एनेक्स कर लिया था इन्होंने, एंड दैट प्रूव टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे। आज हमारे पूरा एक सेट लाया था। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीरीज़ पसंद आ रही है कि नहीं, और ये सेट अब चलता रहेगा। आई प्रॉमिस यू दैट अब ये सेट चलता रहेगा, और नेक्स्ट हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और सब्सक्राइब करके रखे रहिए चैनल को, अब बहुत क्रीम कंटेंट गोइंग टू कम ऑन दिस चैनल। थैंक यू, कीप स्टडिंग, और एनालाइज करके कौन से आपको फॉर्म डालने हैं CUET PG में वो आप डालिए। कोई भी गलती मत करिए, इस बार कोई गलती नहीं। इस बार पहली बार में ही फॉर्म भी सही, पहली बार में ही सिलेक्शन भी। जो कॉलेज चाहिए वही चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं यार। यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व द बेस्ट कॉलेज यार। क्या कमी है तुम में? एंड यू विल गो देयर। ओके, गॉड ब्लेस, सी यू, जय हिंद।